तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं। कौन सा सवाल? यही कि क्या हमें जिंदगी भर बस काम ही करते रहना है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा तरीका भी है जो हमारे लिए लगातार पैसा कमाता रहे। हाँ, बिल्कुल, तब भी जब हम काम नहीं कर रहे हैं। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। अक्सर लगता है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज़्यादा मेहनत या एक ऊंची सैलरी से ही जाता है। सही बात है, लेकिन आज हम जिस स्रोत वेल्थ इंजिन्स पर बात कर रहे हैं वो इस पूरी सोच को ही मतलब चैलेंज करता है। अच्छा, उसका मेन फंडा है कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाकर अमीर बनते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस सोच में जो पहली और सबसे ज़रूरी बात कही गई है वो ये है कि आर्थिक आज़ादी की शुरुआत पैसे से नहीं होती। नहीं, वो होती है हमारी सोच से, हमारे माइंडसेट से। सोच से है कैसे? देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग एक कर्मचारी वाली सोच के साथ बड़े होते हैं। कर्मचारी वाली सोच मतलब सारा धन अभी पे है। इस महीने की सैलरी आ जाए, घर की ईएमआई चली जाए और नौकरी सुरक्षित रहे। मतलब आज का काम आज का पैसा। बिल्कुल, आपने अपना समय बेचा, उसके बदले आपको पैसा मिला। सीधा हिसाब। सुनने में तो काफ़ी सुरक्षित लगता है ना? एक तय तारीख को पैसा अकाउंट में आ जाता है, लगता है। लेकिन इसमें एक जाल भी है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, पैसा आना भी बंद हो जाता है। एग्जैक्टली। और इसके ठीक उलट है निवेशक वाली सोच। अच्छा, एक निवेशक आज अपना समय और मेहनत इसलिए लगाता है ताकि भविष्य में उसे काम ना करना पड़े। और इन दोनों की सोच में जोखिम को देखने का नज़रिया भी तो एकदम अलग होता होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कर्मचारी वाली सोच के लिए जोखिम है नौकरी खो देना। अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जिसके पास काम ना करने पर भी पैसा आता है। लेकिन एक निवेशक के लिए असली जोखिम है एक ही इनकम सोर्स पर टिके रहना। वाह, ये तो पूरा नज़रिया ही बदल देता है। उनके लिए जोखिम डर नहीं बल्कि एक मौका है जिसे वो रिसर्च और हिसाब किताब से परखते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। एक ही इनकम पर टिके रहना दलदल में खड़े होने जैसा है। तो अगर किसी ने अपनी सोच बदल ली तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है ये समझना कि हमारा पैसा असल में जा कहाँ रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर या लेटेस्ट गैजेट्स यही अमीरी की निशानी है। हाँ, और यहीं पर लेखक हमें दो बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों का असली मतलब समझाते हैं। कौन से दो शब्द? एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी। अच्छा, एसेट की परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब में बार बार पैसा डाले। जैसे किराए पर चढ़ाया हुआ घर, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, या मान लीजिए आपकी लिखी हुई कोई ई बुक जिससे रॉयल्टी आती रहे। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन फिर देनदारी क्या हुई? क्या हर महंगी चीज़ एसेट नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। देनदारी वो चीज़ है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहती है। हाँ, वो देखने में एसेट जैसी लग सकती है, पर असल में वो एक बोझ है। सबसे अच्छा उदाहरण है ईएमआई पर ली गई कार। हर महीने आपकी जेब से पैसा जा रहा है और ऊपर से गाड़ी की कीमत भी तो गिर रही है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस घर के लिए मैं इतनी मेहनत से ईएमआई भर रही हूँ वो मेरा एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। ये बात तो बहुतों को हजम नहीं होगी। लोग तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ एसेट है या लायबिलिटी, ये इस पर निर्भर करता है कि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है। अच्छा, अगर आपका घर सिर्फ आपके रहने के काम आ रहा है और उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस में हर महीने आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो आर्थिक रूप से वो एक देनदारी है। और वो एसेट कब बनेगा? वो एसेट तब बनेगा जब मान लीजिए आपने उसी घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया और उस किराए से आपकी ईएमआई और सारे खर्चे निकल रहे हैं और ऊपर से कुछ बच भी रहा है, जिसे पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। बिल्कुल, तब जाकर वो घर एक संपत्ति बनता है। मतलब हमें अपनी सैलरी से गाड़ी या बड़ा घर नहीं खरीदना चाहिए। नहीं, पहले एक ऐसा एसेट बनाना चाहिए जिससे इतनी इनकम हो कि वो गाड़ी की ईएमआई खुद भर सके। ये सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। सही कहा आपने। समझदार लोग पहले संपत्ति बनाते हैं और फिर उस संपत्ति से होने वाली आय से अपना लाइफस्टाइल चलाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस सोच का सार है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम यानी ये संपत्तियां बनाई कैसे जाएं। इस किताब में इसके लिए 4 मजबूत स्तंभों का एक ढांचा दिया गया है। हाँ, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। पहला स्तंभ है भौतिक संपत्ति यानी फिजिकल एसेट्स, जैसे ज़मीन, दुकान, मकान, हाँ, या कोई मशीनरी। अपनी मेहनत की कमाई से खिलौने मत खरीदो। पहले एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें वो खिलौने खरीद कर दे सके। ये निवेश का सबसे पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये लेकिन इनकी एक चुनौती भी तो है। इनमें शुरुआत में काफी बड़ी रकम लगती है। बिल्कुल लगती है। और इसीलिए आज के जमाने में दूसरा स्तंभ बहुत जरूरी हो गया है, और वो है डिजिटल संपत्ति यानी डिजिटल एसेट्स। सोर्स कहता है कि ये 21वीं सदी की जमीन है।
सही कहा। और आज के दौर में ये सबसे शक्तिशाली स्तंभों में से एक है। एक यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग, एक ऑनलाइन कोर्स या एक ई बुक। हाँ, इन्हें बनाने में शुरुआत में पैसा बहुत कम लगता है। मुख्य रूप से आपका समय और ज्ञान लगता है। और एक बार ये बन गए तो ये आपके लिए 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं। आप सो रहे होते हैं और दुनिया के किसी कोने में कोई आपका कोर्स खरीद रहा होता है। ये बिना आपकी मौजूदगी के पैसा कमाने का बेहतरीन जरिया है। कमाल है। और अब आता है तीसरा स्तंभ, वित्तीय संपत्ति यानी फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्तंभ अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। ये कैसे? सोचिए, आपने एक डिजिटल एसेट बनाया, मान लीजिए एक सफल यूट्यूब चैनल। उस चैनल से जो कमाई हो रही है उसे आप हर महीने एक एसआईपी या अच्छे स्टॉक्स में लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका डिजिटल एसेट आपके फाइनेंशियल एसेट को बना रहा है। यही तो वो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। लेकिन वित्तीय संपत्ति जैसे स्टॉक मार्केट की बात आते ही लोगों के मन में डर आ जाता है और कई लोगों को लगता है कि 500 या 1000 रुपए की एसआईपी से क्या ही बदलेगा। ये शंका बहुत स्वाभाविक है। इसका जवाब है हाँ, ये काम करता है, लेकिन इसके पीछे के जादू को समझना जरूरी है। और वो जादू है कंपाउंडिंग की शक्ति। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। बिल्कुल, जब आप निवेश करते हैं तो आपको अपने पैसे पर रिटर्न मिलता है, और जब आप उस रिटर्न को भी दोबारा निवेश कर देते हैं तो आपको रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने लगता है। हम शुरुआत में पहले कुछ साल लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 15-20 साल बाद ये एक स्नोबॉल की तरह हो जाता है, जो हर चक्कर में बड़ा और तेज होता जाता है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। ये धैर्य का खेल है, रफ्तार का नहीं। बिल्कुल, वो 500 रुपए की एसआईपी 25-30 साल में एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है। और अब चौथा स्तंभ, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली है, बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल एसेट्स। ये क्या चीज़ है? ये बहुत दिलचस्प है। बौद्धिक संपत्ति का मतलब है आपका ज्ञान, आपका कोई विशेष कौशल, आपका अनुभव या कोई रचनात्मक काम। हाँ, आपके द्वारा लिखी गई एक किताब, एक संगीत रचना या कोई अनोखा बिजनेस आइडिया। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसी संपत्ति है जो आपकी उम्र से भी ज्यादा समय तक कमाई करा सकती है। तो ये 4 स्तंभ एक पूरा खाका तैयार करते हैं। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, यहाँ लोग सबसे ज्यादा निवेश करते हैं और शायद सबसे ज्यादा गलतियां भी। बिल्कुल, रियल एस्टेट की बात करें तो सुनहरा नियम याद रखना जरूरी है, पॉजिटिव कैश फ्लो वाला। हाँ, रियल एस्टेट एक अच्छा निवेश तभी है जब उससे आने वाला किराया आपकी ईएमआई और सारे खर्चों से ज्यादा हो। अगर आपकी जेब से हर महीने पैसा जा रहा है तो वो प्रॉपर्टी एक देनदारी है। लेकिन अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी जहां से बढ़िया किराया आए, वहां निवेश के लिए तो बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। इसी समस्या के समाधान के लिए सोर्स एक बहुत अच्छा विकल्प सुझाता है, रीट्स। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप सिर्फ कुछ हजार रुपए लगाकर देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स या ऑफिस पार्क्स में हिस्सेदार बन सकते हैं। मतलब ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। लगभग ये पैसों को बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाते हैं और जब उन प्रॉपर्टीज से किराया आता है तो उसका एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में सीधे आपके बैंक खाते में आता है। ये तो बहुतों के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। ज्यादातर लोगों के मन में इसका नाम सुनते ही जुआ या सट्टा जैसे शब्द आते हैं और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं बल्कि अनुशासन का खेल है। जुआ तब है जब आप बिना रिसर्च के सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगा देते हैं, बिल्कुल रातों रात अमीर बनने के लालच में। लेकिन जब आप अच्छी कंपनियों की बिजनेस को समझकर लंबे समय के लिए उनमें हिस्सेदारी खरीदते हैं तो वो निवेश होता है। आप उस कंपनी के बिजनेस में एक छोटे हिस्सेदार बन रहे होते हैं। और अगर किसी का लक्ष्य इससे एक पैसिव इनकम बनाना हो तो उसके लिए कोई खास रणनीति है? हाँ, उसके लिए लेखक डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश करने पर जोर देते हैं। ये वो बड़ी और स्थापित कंपनियां होती हैं जो अपने मुनाफे का एक हिस्सा नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को देती हैं। ये आय सीधे बैंक खाते में आती है, ठीक किराए की तरह। बिल्कुल, और अगर आप लंबे समय तक अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियों में निवेशित रहते हैं तो ये आपकी निष्क्रिय आय का एक बहुत मजबूत जरिया बन सकता है। इन सभी रणनीतियों और हिसाब किताब के बीच सोर्स एक ऐसी चीज पर आकर रुकता है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, समय। हाँ, समय। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन गुजरा हुआ समय वो वापस नहीं आ सकता। और यही संपत्ति बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, जो लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं निवेश करना शुरू करूंगा, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जबकि सच ठीक इसका उल्टा है। हाँ, संपत्ति बनाने की यात्रा बड़े पैसों से नहीं बल्कि सीखने और जल्दी शुरू करने से होती है। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए सालों का समय चाहिए। एक डिजिटल एसेट को बनाने और उसे सफल होने में भी तो समय लगता है। सही बात है। इसलिए जितनी जल्दी कोई शुरू करे, चाहे कितनी भी छोटी रकम से, वो उतना ही ज्यादा फायदे में रहता है।
स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अपनी सैलरी को अपना लक्ष्य मत समझिए, वो तो सिर्फ एक बीज है। हाँ, एक बीज जिससे आपको संपत्तियों का एक पूरा जंगल खड़ा करना है, एक ऐसा जंगल जो आपको और आपके परिवार को जिंदगी भर फल देता रहे। आपकी सैलरी एक्टिव इनकम है, लक्ष्य होना चाहिए पैसिव इनकम बनाना, जो आपके बनाए हुए सिस्टम से आए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो असली आर्थिक आज़ादी ऊंची सैलरी में नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जो आपके लिए तब भी काम करे जब आप नहीं कर रहे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरुआत छोटी हो सकती है, 500 रुपए की SIP से, एक छोटे से ब्लॉग से, या कोई नया कौशल सीखने से। लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, सिर्फ आपकी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी। स्रोत की एक शक्तिशाली पंक्ति के साथ इसे समाप्त करते हैं। जो संपत्ति आप आज बनाते हैं वही कल आपको हमेशा के लिए आज़ादी देगी। और ये सोचने वाली बात है कि आज के हमारे छोटे छोटे प्रयास और अनुशासन कल की स्थायी आज़ादी की नींव रखते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में संपत्ति के 4 स्तंभों की बात की गई है: भौतिक, डिजिटल, वित्तीय और बौद्धिक। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, क्या लगता है आने वाले कल की दुनिया में संपत्ति का 5वां स्तंभ क्या हो सकता है? क्या ये व्यक्तिगत डेटा होगा, एक ऑनलाइन समुदाय का प्रभाव होगा, या कुछ और? इस पर सोचिएगा ज़रूर। पैसा आपके लिए एक अच्छा नौकर बन सकता है, लेकिन अगर आप इसके लिए काम करते रहे तो ये एक बहुत बुरा मालिक साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती है लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।